छात्र छात्राएं कैसे हैं आप लोगों तमाम छात्र छात्राओं को 2025 वर्ष की शुभकामना। जो इस साल को हम लोग विदा कर रहे हैं और आने वाले 2026 जो आप लोगों के जीवन में मंगलमय हो, खुशहाली लावे और आपका सपना साकार हो, इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल वीरपुर पर आज धमाका मचाने वाला वह क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का लेकर के आए हैं। संपूर्ण बुक से, संपूर्ण दोनों किताब से, गोधूली और वर्णिका दोनों से, जो समझ लीजिए, जो याद कर लिए, जो इसको कंप्लीट कर लिए, तो वह परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज इस समय में, ये विदाई समारोह में आज हम लोग अपने हिंदी का भी आज ऐसा स्वागत करेंगे इस प्रश्न से जो परीक्षा में आपका परचम लहराएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है जो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए, समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो, समाज में परिवर्तन हो सके। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सफलता का संबंध मनुष्य के भौतिक विकास से है और चरितार्थ का संबंध आत्मिक विकास से है। सफलता और चरितार्थ भिन्नार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया है। तो पांडित्य कम नाटक के एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। यह नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी थी। पटना को देवनगर कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था और देवनगर की लिपि होने के कारण इससे देवनागरी लिपि नाम दिया गया। यही संबंध बताया। अगला प्रश्न है आपका, राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा पद का मुख्य भाव है, इस जगत में ईश्वर राम ही, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, राम का नाम ही सत्य है, इससे इतर और कुछ असत्य नहीं है। जो राम नाम की महत्ता से अपरिचित है उसका जीवन बेकार है। राम नाम यही मुख्य भाव है कि मनुष्य को अपने जीवन में राम नाम का जाप करना चाहिए। जो राम नाम का जाप नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, यही इसका महत्ता है। अगला है, नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है। तो नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की राय है कि इनसे देश के विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है। ये स्वयं अपने को नहीं संभाल पाते हैं तो देश को कैसे संभाल पाएंगे। जिनका धोती स्वयं ढीला ढाला है वह दूसरों के हित की बात कैसे कर सकता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। हिरोशिमा शीर्षक कविता हमें यही शिक्षा मिलती है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है।
इससे समस्या सुलझाने के बजाय और उलझती है। प्रेम और त्याग से सारी विकट समस्याओं का हल निकल सकता है। अगला प्रश्न है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने इसमें पहल क्यों की? मंगम्मा की बहू जो नजम्मा थी, उन्होंने विवाद निपटाने की शुरुआत इसलिए की क्योंकि वह परिवार में सुख शांति और आत्मीयता का वातावरण चाहती थी। अनात्मीयता की स्थिति में परिवार काटने को दौड़ता है तथा इस तथ्य से मंगू की बहू वह परिचित थी। अगला प्रश्न है, मंगू को उसकी माँ अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करवाना चाहती थी? मंगू को उसकी माँ अस्पताल में इसीलिए भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि उसे अस्पताल के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं था। वह अस्पताल को अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझती थी। अगला प्रश्न है, सीता अपने स्थिति को किससे तुलना करती है? बच्चों का खेल, माई रोटी दे। भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ के दूसरा घर जाए। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसे मानती है। इसे भी महीना पूरे होते ही यही आदेश सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज माँ को क्यों मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज माँ को मानते थे। उनकी माँ ही गुरुवाइन थी। वे बिरजू महाराज का नृत्य बहुत ध्यान से देखती थी, इसीलिए बिरजू महाराज को माँ के निर्णय पर पूरा भरोसा था। अगला प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? भग्गू मछली काट रहा था। मछली के काटने से उसका अत्यंत निर्मतापूर्ण ढंग, जो काटने का ढंग जो था वह अत्यंत ही निर्ममतापूर्ण था। कुएं में डालकर वह सोचता था कि कुएं में डालकर मछली को बड़ा करने का स्वप्न जो है पूरा करने के लिए नहीं, संतू मछली को लेकर के भागा जो वह काट जो रहा था। और ये संतू चाहता था कि मछली को कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और जब मन होगा तब उसके साथ खेलेंगे। यह स्वप्न जो है वह नहीं देख रहा था, वह पूरा नहीं होने के कारण वह मछली लेकर के भाग गया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होनी चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंग है कि बालक प्रेम से घृणा और सत्य से असत्य को पराजित करने की कला सीखने तथा आत्मबल को हिंसा पर विजय प्राप्त करे। शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास से ही मनुष्य का सर्वाधिक विकास संभव है। इस तरह की शिक्षा का अंग जो है गांधी जी मानते थे। अगला प्रश्न है, कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है? कवि ने राजनेताओं की दृष्टि में जनता को दूधमुही कहा है। राजनेता जनता को दूधमुही बच्चे के समान अबोध समझते हैं, जिसे 2-4 खिलौनों के आकर्षण में फंसाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हमारी निंद कविता में किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? किस प्रकार जीवन का चित्रण करती है? हमारी निंद कविता में किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? हमारी निंद कविता सतत विकासशील जीवन का चित्रण करती है। हमारी निंद में न तो हमारा विकास अवरुद्ध होता है और न ही प्रकृति का। हमारी निंद में भी जीवन की जीत की कविता छंदोबद्ध होती रहती है। अगला प्रश्न है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अक्षर ज्ञान कविता में बेटा माँ के गोद में बैठना चाहता है। वर्णों को साधने के क्रम में अंगो वर्ण
अंग वर्ण को वर्ण साधने में के नहीं वर्ण को नहीं साधने के कारण लाचारी और विफलता में बेटे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला प्रश्न, बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? बड़े डॉक्टर अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार थे। बड़े डॉक्टर अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार थे। उनमें परोपकार की भावना भरी हुई थी। मेनिंजाइटिस से ग्रसित पापाती को अस्पताल में नहीं देखकर वह पूछताछ करने लगे। अगला प्रश्न, सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस हो रही थी? विधवा सीता अपने बेटों के फर्ज के चक्कर में पीस रही थी। उसके परिवार में सुख शांति और आत्मीयता का अभाव था, अतः उसे अपने घर में घुटन महसूस होती थी। हिरोशिमा कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकलता है? हिरोशिमा कविता में निकलने वाला सूरज प्रकाश पुंज का गोला नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम है। सूरज क्षितिज पर उदय होते हुए दिखाई देता है, किंतु यह सूरज नगर के चौक पर दिखाई देता है। प्रकाश पुंज अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि धरती से निकला हुआ दिखाई देता है। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? छायाएं दिशाहीन क्या है? छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? स्पष्ट करें। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इतना शक्तिशाली था कि उसकी आग की लपटें चारों तरफ बिखर गई। करुण चीख पुकार से वातावरण गुंजयमान हो गया। कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सभी स्वयं अपने दर्द से पीड़ित थे। एक दूसरे का साथ देने वाला स्वयं विरक्त हो गए। चारों तरफ केवल त्राहिमाम का स्वर सुनाई पड़ रहा था। छाया देने वाले वृक्ष, मानव आदि स्वयं बचाव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इन्हीं कारणों से छायाएं दिशाहीन पड़ी। अगला प्रश्न है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर दोपहर में ही परमाणु बम गिराया गया था। कुछ क्षण के लिए उदय होने वाला सूरज ने इतिहास बनाकर रख दिया। उस समय हिरोशिमा वासी इस दंश को झेलने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी इस धधकती हुई आग की शिकार बनकर रह गई। अगला प्रश्न है, पापाती कौन थी? पापाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? पापाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी और वह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर कथनानुसार मुदेर शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय प्रश्न हिंदी का नहीं, गोधूली और वर्णिका दोनों का देख लिए। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे प्रश्न जो है आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षा में आना ही है, और इसीलिए इस क्लास को अधिक से अधिक जो है शेयर और लाइक कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, इसके अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं शुरुआत होने से पुनः आप तमाम छात्र छात्राओं को नव वर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए, आपको शुभकामना देते हुए कि आपका मंगलमय हो, नए वर्ष आपके जीवन में संचार लावे, आपकी सपना साकार हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।